इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th सीबीएसई केमिस्ट्री सॉल्यूशंस चैप्टर के एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। जी हाँ, सॉल्यूशन चैप्टर जो आपका है केमिस्ट्री में क्लास 12th के अंदर, उसके हम एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं। वन शॉट लेक्चर ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ सॉल्यूशन चैप्टर के ऊपर, आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, चैनल पर आपको मिल जाएगा। ओके, सो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट दी मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। ये बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ओके, हमें मास परसेंटेज पता करना है, एक तो भैया बेंजीन का और एक आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड का। मैंने कहा ठीक है, मास परसेंटेज निकालना हमें आता है। हाँ जी, आगे देखो हमको क्या दिया गया है। If 22 ग्राम of benzene is dissolved in 122 ग्राम of carbon tetrachloride, इट मीन्स ये जो सॉल्यूशन है ना आपका, ये जो आपका सॉल्यूशन है ना, इसमें दो कंपोनेंट है, एक तो है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 और एक कंपोनेंट है आपका C6H6। इसका मतलब है बेंजीन और ये आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। हमें दोनों के मास परसेंटेज पता करने हैं। तो जब भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जाएं, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है आपको वो आप लिखें। जैसे यहाँ सबसे पहले हमको क्या दिया गया, इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि हमको बेंजीन का मास दिया गया है, तो लिख लेते हैं सबसे पहले मास ऑफ बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मास ऑफ C6H6 कितना है, 22 ग्राम। हमने लिख लिया भैया 22 ग्राम। और क्या दिया गया, इज डिजोल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि हमको कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास भी दिया गया है, मास ऑफ CCl4। याद रखना, इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। कितना दिया गया है, 122 ग्राम दिया गया है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। पूछा क्या गया है हमसे, मास परसेंटेज बताओ बेंजीन का एंड टेट्राक्लोराइड का। तो फॉर्मूला लेके सबसे पहले मास परसेंटेज का। हाँ जी, तो होगा मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो जो गिवन मास होता है हमारा उस कंपोनेंट का, तो हम लिख देंगे गिवन मास ऑफ बेंजीन अपॉन में हम क्या करते हैं, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन यानी कि बेंजीन का मास प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास, राइट, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, ये मास परसेंटेज ऑफ हो जाएगा C6H6 का। ऐसे ही मास परसेंटेज ऑफ CCl4 क्या हो जाएगा, मास ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, तो इन दोनों में हमें टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए ना सर, तो एक काम करते हैं, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। एक सॉल्यूशन है जिसमें बेंजीन प्रेजेंट है एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रेजेंट है, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 122 प्लस 22, ये आ जाएगा आपका 144 ग्राम, यही आएगा। हाँ जी, यही है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है जी, ओके। मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मास कितना गिवन है, 22, हमने लिख दिया 22। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 144 ग्राम, है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये आपका आ जाएगा 15.27%। क्या बात है। ऐसी मास परसेंटेज हम CCl4 का निकाल सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। जिसका भी मास परसेंटेज निकालना हो उसका गिवन मास कितना है वो देख लो, 122 है इसका। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 144 ग्राम है अपना, है ना, इनटू कर दो 100 से, ये आ जाएगा 84.72%। ईजी होते हैं क्वेश्चन ये। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिखो, जो पूछा जाए वो लिखो और बस पुट कर दो वैल्यूज। ठीक है, पहला हो गया हमारा। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। हमसे पूछा क्या गया है, सबसे पहले वो देखो, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन पूछा गया है हमसे, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन ही पूछा गया है। फॉर्मूला लिखते हैं इसका क्या होता है, मोल फ्रैक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला पता है ना, C6H6 होता है। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, पिछले क्वेश्चन में दिया भी था, ये देखो दिया था, ध्यान रखना आपको। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी ध्यान रखना, CCl4 होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन, राइट, यानी कि ओवरऑल जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन में उनका मोल्स आप ऐड कर दो। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। इस सॉल्यूशन में एक तो बेंजीन प्रेजेंट है
और दूसरा क्या प्रेजेंट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट है ना, तो नीचे टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे सॉल्यूशन के, डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। टोटल मोल्स हो जाएंगे मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस दूसरा कंपोनेंट है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड का ध्यान रखना CCl4 होता है। ओके, यानी कि हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है अगर बेंजीन का, तो हमें क्या चाहिए, एक तो हमें मोल्स चाहिए बेंजीन के और दूसरे हमको मोल्स चाहिए कार्बन टेट्राक्लोराइड के। मैंने कहा ठीक है, निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में दिया क्या गया वो पढ़ते हैं। भाई कुछ खास नहीं दिया गया, बस एक चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास। ठीक है, 30% बाई मास, ठीक है, ये बेंजीन का दिया गया है, राइट। बेंजीन क्या है, आपका सॉल्यूट है, ठीक है। तो इस 30% बाई मास का मतलब क्या हुआ, 30% बाई मास, इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, मैंने आपको बताया था ना, जब भी ऐसा लिखा मिल जाए तो इसका मतलब होता है, जैसे 30% है तो इसका मतलब होगा 30 ग्राम ऑफ C6H6 बोले तो बेंजीन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यही होगा ना, मैंने आपको पढ़ाया था ना। हाँ जी, ओके। तो यानी कि मास ऑफ बेंजीन हमको मिल गया कितना है, 30 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे मास ऑफ C6H6 मीन्स बेंजीन कितना है, 30 ग्राम है। अब यार एक चीज़ देखो, सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम और उसमें C6H6 प्रेजेंट है 30 ग्राम, है ना। तो यहाँ पर सॉल्वेंट जो है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कितना बचेगा सर, 100 में से 30 माइनस कर देंगे ना, 100 में से 30 माइनस कर दो, जो बचेगा वो सॉल्वेंट होगा। ऐसे समझ नहीं आ रहा हो तो तुम ऐसे देख सकते हो इस चीज़ को, आपका जो सॉल्यूशन है किस किस से मिलके बनता है सर, सॉल्यूट होता है प्लस सॉल्वेंट होता है। हाँ जी, सॉल्यूशन का मास कितना है, सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम, 100 ग्राम माना है, ओके 100 ग्राम। सॉल्यूट कितना है सर, 30 ग्राम है बेंजीन। अब पता कैसे चला कि बेंजीन तुम्हारा सॉल्यूट है, अरे वही उसमें क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है और तुम खुद देख लो, 100 ग्राम में 30 ग्राम प्रेजेंट है ना, कम मात्रा में प्रेजेंट है तो सॉल्यूट होगा, प्लस है सॉल्वेंट, ठीक है। अब हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए, लो जी क्या आ जाएगा, 100 माइनस 30 कितना आ गया सर जी, 70 आ गया, है ना। तो सॉल्वेंट तुम्हारा है क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड, वही तो यहाँ पे लिखा गया था, बेंजीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड में मिक्स किया, तो सॉल्वेंट तुम्हारा है क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मास ऑफ CCl4 कितना हो गया, 70 ग्राम। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ओके। तो ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ सॉल्यूशन वाला, ये आप लिख लेना, ओके। अब देखो हमको चाहिए क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 बोले तो बेंजीन क्या होगा, मास ऑफ बेंजीन, जो मास बेंजीन का यहाँ पर गिवन है, अपॉन मोलर मास ऑफ बेंजीन, यही तो होता है मोल्स निकालने का फॉर्मूला। हाँ जी, तो मास ऑफ बेंजीन तो हमें पता है सर 30 ग्राम है, ये अभी जस्ट निकाला। मोलर मास ऑफ बेंजीन हमको निकालना पड़ेगा, है ना। तो मोलर मास ऑफ बेंजीन हम कैसे निकालेंगे भाई, चलो लिखते हैं, मोलर मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है वैसे, C6H6। अब इसका मोलर मास निकाल लो, कार्बन कितने हैं, 6 हैं, एक कार्बन का मास कितना होता है सर, 12 होता है कितने, 6, तो 6 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, 6 है, एंड हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से तुम्हारा टोटल मोलर मास ऑफ बेंजीन आ जाएगा 78 ग्राम पर मोल, 78 ग्राम पर मोल। मैंने कहा ठीक है, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन निकाल लेंगे वैल्यू पुट करके। ऐसे ही हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 भी चाहिए, CCl4 के भी अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो मास तो हमको पता है CCl4 का 70 ग्राम है, ठीक है। हमें लेकिन मोलर मास भी चाहिए होगा ना इसका, तो मोलर मास ऑफ इसका भी निकाल लेते हैं CCl4 का। तो मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड बोले तो CCl4 कितना हो जाएगा, एक कार्बन है तो 12 प्लस यहाँ पर क्या है क्लोरीन कितने हैं 4, है ना। क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है सर 35.5, ठीक है, और यहाँ पर हैं कितने 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मोलर मास आ जाएगा आपका CCl4 का 154 ग्राम पर मोल, ओके। चलो अब नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं और इसमें फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन C6H6, ठीक है। मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मास कितना गिवन था, 30 ग्राम था, ओके। मोलर मास ऑफ बेंजीन कितना है, अभी निकाला सर 78 ग्राम पर मोल, ओके।
30/78, ठीक है। इसको तुम डिवाइड करोगे तो इसका आ जाएगा वैल्यू 0.3846। इतने मोल्स आ गए किसके, बेंजीन के। ऐसे ही हमको मोल्स निकालने हैं CCl4 के, ठीक है। तो मास कितना है CCl4 का, 70 ग्राम है, ओके। मोलर मास कितना है इसका, 154 ग्राम है, ओके, 140 ग्राम पर मोल। तो इसको तुम डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.4545। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए C6H6 के और CCl4 के भी, ठीक है। अब क्या करना है, सीधा मोल फ्रैक्शन में वैल्यूज पुट करो, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन बोले तो C6H6, यही पूछा गया था ना क्वेश्चन में, हाँ जी, इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, वो कितने निकले 0.3846, तो लिख लो 0.3846 अपॉन टोटल मोल्स, है ना। तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, एक तो यहाँ पर बेंजीन के मोल्स है 0.3846, है ना, 0.3846। दूसरा कंपोनेंट क्या है यहाँ पर CCl4, इसके मोल्स कितने हैं 0.4545, तो 0.4545 इसके भी मोल्स ऐड कर दिए। ऐसे ही निकालते हैं ना हम मोल फ्रैक्शन, हाँ जी। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, तो यहाँ से आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आ जाएंगे, इसको आप आगे सॉल्व कर लोगे 0.458, ये मोल फ्रैक्शन आएगा। मोल फ्रैक्शन की यूनिट कोई होती नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कुछ इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं सर, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी का थर्ड इंटेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। हमको मोलैरिटी पता करनी है ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट, ठीक है। एक यहाँ पर ए पार्ट है, यहाँ पर 30 ग्राम ऑफ CuNO3 का होल ट्वाइस इंटू 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, मैंने वन शॉट लेक्चर लिया था तो वहाँ पर एक अलग से मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखाया था, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर लगेगा, बहुत ध्यान से समझिएगा सर, ठीक है जी। सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन में मोलैरिटी पूछा गया दोनों केसेस में, तो सबसे पहले तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लो भाई। मोलैरिटी का मैंने आपको दो फॉर्मूला बताए थे। एक मैंने आपको बताया था मोलैरिटी इक्वल टू होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और एक मैंने मोलैरिटी का फॉर्मूला बताया था जहां पर आपको देखो डायरेक्ट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो भैया जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया जाए उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लग सकता है, ओके, ठीक है जी। तो चलिए जी सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं सबसे पहले ए। फर्स्ट पार्ट में हमको दिया क्या गया है, 30 ग्राम ऑफ CuNO3 का होल ट्वाइस कुछ इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जरा इसको विजुलाइज करिएगा कि यहाँ पर क्या बताया गया है। यहाँ पर कोई सर जी सॉल्यूशन होगा ये, ठीक है। इस सॉल्यूशन का हमको वॉल्यूम दिया गया है कितना, 4.3 लीटर। वॉल्यूम है इसका सर 4.3 लीटर। मैंने कहा ठीक है, और क्या इसमें दिया गया, 30 ग्राम ऑफ CuNO3 का होल ट्वाइस इंटू 6H2O। यानी कि इसमें एक कंपोनेंट है ना, जिसका मास 30 ग्राम है, वो क्या है, CuNO3 का होल ट्वाइस इंटू 6H2O। ये 30 ग्राम प्रेजेंट है इसमें। मैंने कहा ओके, तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या गिवन है, ओके। अब देखो यहाँ पर मोलैरिटी का तुम कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ पर गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 4.3 लीटर, ठीक है। अब भाई देखो वॉल्यूम सॉल्यूशन का दिया गया लीटर में, तो यही वाला फॉर्मूला लगा दें फर्स्ट वाला, ठीक है। बट यहाँ पर हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने पड़ेंगे, ठीक है। कोई भी लगा सकते हो तुम, ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है। बट ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ना दूसरा वाला, तो इसमें वॉल्यूम मिलीलीटर में चाहिए होगा आपको, तो आपको वॉल्यूम मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट क्वेश्चन में डायरेक्टली लीटर में दिया गया तो हम ये वाला लगा देते हैं। लगा तुम कोई भी सकते हो, आंसर दोनों से सही आएगा सर, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम तो हमें पता है सॉल्यूशन का लीटर में, ओके, गिवन ही है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमको निकालने पड़ेंगे। तो देखो दिया क्या गया है, 30 ग्राम ऑफ CuNO3 का होल ट्वाइस कुछ, ठीक है। यानी कि हमको ये सॉल्यूट है सर 30 ग्राम, ठीक है। हमको सॉल्यूट का मास दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, WB से। कितना गिवन है यहाँ पर 30 ग्राम, ओके। हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है सर, है ना। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना होता है। तो क्या करते हैं हम, जिसका भी हम निकालते हैं उसका मास को डिवाइड करते हैं हम मोलर मास से। यही फॉर्मूला होता है ना मोल्स निकालने का, हाँ जी।
तो यहाँ पर सॉल्यूट के हमको मोल्स निकालने हैं यहाँ पर इस फॉर्मूला में पुट करने के लिए। तो मास तो हमको गिवन पता चल गया 30 ग्राम है, गिवन मास तो पता है हमको। सर मोलर मास और चाहिए इसका, तो मोल्स निकल जाएंगे। तो सर लिखते हैं, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, सॉल्यूट है क्या वैसे ये है ना, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है क्या आपका CO। ये कार्बन ऑक्सीजन नहीं है, ये स्मॉल ओ है, कोबाल्ट, ठीक है, CONO3 का होल ट्वाइस इंटू 6H2O। इसका सर जी मोलर मास आपको निकालना है। चलिए जी मोलर मास निकालते हैं। कोबाल्ट है ये CO, इसका एटॉमिक मास पता है कितना होता है? इसका एटॉमिक मास होता है सर 59, CO का एटॉमिक मास होता है 59, ठीक है, प्लस NO3 का होल ट्वाइस, ये पूरा डबल है ना, तो 2 से हमने इससे मल्टीप्लाई किया सर, ठीक है। और अंदर देखो क्या है यहाँ पर, नाइट्रोजन का होता है एटॉमिक मास 14। ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है? 3। ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है? 3। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है सर 16, है कितने? 3, तो 3 इंटू 16 हो गया, ओके, प्लस 6H2O है, तो 6 इंटू यहाँ पर क्या है H2O, है ना, H2O का मतलब हो गया 2, हो गया हाइड्रोजन का, और 16 हो गया ऑक्सीजन का, 18, 6 इंटू 18। आई होप मोलर मास निकालना तो आता होगा, काफ़ी इजी चीज़ है। तो यहाँ पर मोलर मास निकल कर आ जाएगा 291 ग्राम पर मोल, ओके। अब हमें मोल्स निकालने हैं, मोल्स ईजिली निकल जाएंगे। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, मास कितना है सॉल्यूट का, ये देखो जस्ट 30 ग्राम है, तो 30। मोलर मास सॉल्यूट का कितना है, मोलर मास अभी निकाला 291 ग्राम पर मोल, तो लिख लो 291, ठीक है। इसको तुम डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.103, तो ये रहे मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब हमको देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी मिल गए 0.103, हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी पता है, तो भैया ये जो फॉर्मूला है फर्स्ट वाला मोलैरिटी का लगा दो सीधा। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं 0.103, वैल्यू पुट कर देंगे 0.103 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 4.3 गिवन था, ठीक है। यहाँ तुम इसको सॉल्व कर लोगे तो मोलैरिटी आ जाएगी तुम्हारी 0.023, है ना। यूनिट ज़रूर लगाना है सर, मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये आपकी मोलैरिटी निकल आई, है ना, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो 0.023 मोलर, है ना। तो भैया फर्स्ट वाला जो हमारा पार्ट था इसमें मोलैरिटी हमने निकाल दी 0.03, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, आप नोट कर सकते हो, ठीक है। बी वाला पार्ट देखते हैं, बी वाले पार्ट में क्या गिवन है, 30 ml ऑफ 0.5 मोलर, कैपिटल M बोले तो मोलर, मोलैरिटी दी गई है, H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml, डाइल्यूटेड किया गया है। देखो बी वाले पार्ट में हो क्या रहा है, जरा समझना, जरा एक बार विजुलाइज करो क्या है। एक कोई सॉल्यूशन होगा, ओके, ये कोई सॉल्यूशन होगा, इसकी सर जी कुछ मोलैरिटी होगी जिसको हम M1 बोल रहे हैं, और इसका कुछ वॉल्यूम भी होगा जिसको हम B1 बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कुछ गिवन है, स्टार्टिंग में क्या गिवन है, 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4, ये 30 ml हमको क्या गिवन है, इसका वॉल्यूम, तो V1 हमको गिवन है 30 ml, और यहाँ पर 0.5 मोलर, यहाँ पर ये मोलैरिटी गिवन है, तो इसको M1 है 0.5 मोलर। अभी एक ये सॉल्यूशन है सर, ठीक है। अब तुमने किया क्या, आगे क्या लिखा है, डाइल्यूटेड टू 500 ml, तुमने क्या किया, इसमें जाके पानी को डाल दिया, मीन्स तुमने क्या कर दिया, इसको डाइल्यूट कर दिया, यानी कि पतला कर दिया। तो जब तुमने इसमें पानी डाल दिया, तो इसका मोलैरिटी जो 0.5 मोलर था और जो B1 वॉल्यूम था ये बदल जाएगा ना, हाँ बिल्कुल बदल जाएगा। तो तुमने जब इसमें पानी को डाल दिया, जब इसको डाइल्यूट कर दिया, ठीक है, तो अब इसका जो मोलैरिटी था वो बदल जाएगा, मान लो M2 मोलैरिटी हो गया, और इसका वॉल्यूम मान लेते हैं B2 हो गया, है ना। तो यहाँ पर गिवन कितना है, डाइल्यूटेड टू 500 ml, है ना, यानी कि अब इसका वॉल्यूम कितना हो गया 500 ml डाइल्यूट करने के बाद, ठीक है। और पूछा क्या गया, हमको मोलैरिटी पूछा गया, M2 जो है यहाँ पर पूछा गया है, यानी कि एक सॉल्यूशन था उसको तुमने डाइल्यूट कर दिया पानी डाल के। अब बताओ नया मोलैरिटी क्या होगा, ये क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आया होगा, इतना समझाना नहीं चाहिए था मेरे को ठीक है, बट मैंने समझा दिया, ओके। देखो बी वाला पार्ट, जब मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाया था ना, तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि भैया जहाँ भी डाइल्यूशन हो रहा हो वहाँ पर एक फॉर्मूला ध्यान रखना, M1
B1 इक्वल होता है M2B2 के, और आगे थर्ड भी होता है तो M3B3 भी आएगा। M क्या है यहाँ पर, मोलैरिटी है, और V क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर क्वेश्चन आपको गिवन है, इसमें देखो क्या दिया है, 30 ml ऑफ 0.5 मोलर, यानी कि M1 हमको यहाँ पर कुछ गिवन है, ठीक है, और कुछ B1 हमको गिवन है, कुछ यहाँ पर M2 होगा और कुछ B2 होगा, यही होगा ना डाइल्यूशन में, मैंने आपको समझाया था। तो सबसे पहले हमको V1 दिया गया है, वॉल्यूम 1 30 ml लिख दिया हमने, 13 ml, 0.5 मोलर H2SO4, ये M1 है 0.5 मोलर। उसके बाद देखो डाइल्यूटेड टू 500 ml, अब वॉल्यूम कितना हो गया, 500 ml, V2 यहाँ पर दिए, B2 यहाँ पर हो गया 500 ml, और M2 हमसे पूछा गया है। तो क्या करना है यार, कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ ना, M1 V1 M2 B2, यही हो जाएगा ना। तो M1 इंटू B1 इक्वल होगा M2 B2 के, वैल्यूज को पुट करो भैया। M1 कितना है 0.5, B1 कितना है 30 है, M2 हमको निकालना है, और B2 कितना है 500 ml, बहुत बढ़िया। तो M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 30 अपॉन 500। ठीक है, इसको तुम आगे सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से तुम्हारी मोलैरिटी आ जाएगी 0.03 मोलर लिख सकते हो, या 0.03 मोल पर लीटर लिख सकते हो। ठीक है, सॉल्व कैसे हुआ, कॉन्सेप्ट क्या था, आई होप वो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हो, या फिर समझने वाली बात है, बस समझ गए इतना काफ़ी है। उसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है, समझने की कोशिश करना। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, यूरिया का ये फॉर्मूला दिया गया है यूरिया का, ठीक है, रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। हमसे ये पूछा जा रहा है कि सर हमको क्या करना है, हमको 2.5 kg, जरा समझना, हमको एक सॉल्यूशन बनाना है ना। इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी दी गई है 0.25, हमको एक 0.25 मोलर का सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 2.5 kg रखना है। ओके, और ये एक्वा सॉल्यूशन होगा, यानी कि वाटर भी होगा यहाँ पर। तो इसमें भैया हमको कितना यूरिया चाहिए होगा, यहाँ पर हमको मास ऑफ यूरिया कितना डालना पड़ेगा, है ना, यानी कि कितना यूरिया हमको डालना पड़ेगा जिससे कि 2.5 kg 0.25 मोलर एक्वा सॉल्यूशन बन जाए। तो बताओ सर जी कितना यूरिया हमको लगेगा ऐसा सॉल्यूशन बनाने के लिए। ओके, तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो देखो सारी इन्फॉर्मेशन जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें निकालेंगे, फिर देखेंगे क्या हम कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ दी गई है 0.25 मोलर एक्वा सॉल्यूशन, 0.25 मोलर एक्वा सॉल्यूशन, यानी कि हमको मोलैलिटी दी गई है। तो मोलैलिटी आपको दी गई 0.25, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया, यूरिया क्या है, सॉल्यूट है, मोल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन, है ना, मोलैलिटी है, मोलैलिटी में क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम लिख सकते हो या 1 kg लिख सकते हो, वही मतलब होता है। ठीक है, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट तुम्हारा क्या होगा, सॉल्वेंट तुम्हारा पानी होगा। क्यों होगा, पानी क्यों होगा, क्योंकि यहाँ एक्वस सॉल्यूशन दिया गया है, एक्वस, एक्वस मतलब पानी होगा सॉल्वेंट। ठीक है, ओके, तो इतनी सी चीज से हमें दो चीजें मिल गई यहाँ से। सबसे पहली चीज क्या मिली हमको, मोल्स ऑफ यूरिया मिल गया। क्या मिल गया, सबसे पहले तो हमको मोल्स ऑफ यूरिया मिल गया। ठीक है, मोल्स ऑफ यूरिया, यूरिया क्या है तुम्हारा, सॉल्यूट है, कितने मोल्स मिल गए 0.25, और क्या मिल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया 1 kg, है ना। जैसा सॉल्यूशन हमको बनाना है तो सॉल्यूशन में हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट होगा क्या तुम्हारा, वाटर होगा, कितना मिल गया 1 kg मिल गया। ठीक है, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा, यानी कि 1000 ग्राम हमको मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, यूरिया का हमको यहाँ पे फॉर्मूला तो दिया ही गया NH2CON, मोलर मास भी निकाल लेते हैं यूरिया का। ठीक है, निकाल लें। ओके, तो देखो मोलर मास ऑफ यूरिया, अब क्यों निकाल रहे हैं हम मोलर मास, अभी समझ आ जाएगा, देखते जाओ। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, फिर 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, है ना। तो ये आई होप आपको आता होगा मोलर मास निकालना।
तो मोलर मास आ जाएगा आपका यूरिया का कितना कितना आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मोलर मास हमने यूरिया का निकाल दिया 60 ग्राम पर मोल। देखो अभी हमको यूरिया का मास निकालना है। देखो मोल्स तो यूरिया के गिवन है 0.25, हमको क्या निकालना है, मास निकालना है यूरिया का। जैसे सॉल्वेंट का है 100 ग्राम, इस तरीके से, है ना, इसलिए मोलर मास निकाला। अब देखो मास कैसे निकलेगा इसका, तुम जानते हो ना, मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, यही होता है ना। हाँ जी, हम ये फॉर्मूला यूरिया के केस में लगा रहे हैं। तो मोल्स ऑफ यूरिया कितने गिवन है 0.25, तो हमने लिखा 0.25 इक्वल टू मास बाई मोलर मास। मास यूरिया का हमको निकालना है, तो मास को मास ही लिख दिया अपॉन मोलर मास। मोलर मास हमने निकाल लिया 60 ग्राम पर मोल। तो ये लो, तो मास यहाँ से कितना आ जाएगा 0.25 इंटू 60, दैट इज 15 ग्राम, यानी कि यूरिया का मास निकल गया 15 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा सर जी, 1000 ग्राम सॉल्वेंट है तुम्हारा और 15 ग्राम तुम्हारा सॉल्यूट है, राइट। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1000 ग्राम सॉल्वेंट प्लस 15 ग्राम सॉल्वेंट। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 1015 ग्राम। इसको तुम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो 1000 से डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 1.015 kg। ठीक है, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 1.015 kg। ये रहा तुम्हारा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी समझना। यहाँ पर एक चीज़ देखना, 1.015 kg सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमको यूरिया कितना लगा 15 ग्राम, यानी कि 15 ग्राम यूरिया हमको लगा 1.015 kg सॉल्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, हमें बनाना कितना है सॉल्यूशन 2.5 kg। देखो क्वेश्चन में दिया गया ना, हमें 2.5 kg बनाना है सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लिखेंगे। देखो यहाँ पर हम एक पॉइंट लिखेंगे क्या, 1.015 kg ऑफ सॉल्यूशन कंटेन यूरिया कितना 15 ग्राम, यानी कि 1.015 kg सॉल्यूशन में 15 ग्राम यूरिया। और हमें भैया कितना सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, हमें कितना 2.5 kg प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन में दिया गया है, देख लो भाई, फिर से दिखा रहा हूँ 2.5 kg। ठीक है, ओके, इतना kg सॉल्यूशन में इतना यूरिया लग रहा है, तो भैया 2.5 kg ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर यूरिया 2.5 में कितना लगेगा, तो यहाँ हम करेंगे 15 अपॉन 1.015 इंटू 2.5 किलोग्राम का चाहिए, ये लो जी। ठीक है, इसको तुम सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा 37 ग्राम, यानी कि 1.015 kg सॉल्यूशन में 15 ग्राम यूरिया लगता है, तो 2.5 kg में कितना लगेगा यूरिया 37 ग्राम। ठीक है, तो तुम आगे लिख भी सकते हो भाई 37 ग्राम ऑफ यूरिया, 37 ग्राम यूरिया रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सॉल्यूशन। तो हमें जिस तरीके का सॉल्यूशन क्वेश्चन में बनाने को दिया गया था उसमें 37 ग्राम यूरिया लगेगा, और वही हमको निकालना था कि सर कितना यूरिया लगेगा। आंसर आ गया 37 ग्राम। ओके, तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कैलकुलेट मोलैलिटी मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। पोटेशियम आयोडाइड का हमको मोलैरिटी भी निकालना है, मोलैलिटी भी निकालना है, मोल फ्रैक्शन भी निकालना है। सारे फॉर्मूला का रिवाइज हो जाएगा, क्या बात है। इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाई मास एक्वस KI इज, ये हमको डेंसिटी दी गई है और 20% मास बाई मास एक्वस KI सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है, ठीक है, वो जरा यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है यहाँ पर। सबसे पहले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ KI बोले तो पोटेशियम आयोडाइड, इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाई मास एक्वस सॉल्यूशन, है ना, 20% मास बाई मास, यहाँ पर जो चीज दी गई ना ये 20% मास बाई मास एक्वस KI सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड
प्रेजेंट है कितने ग्राम सॉल्यूशन में, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये मैंने आपको पढ़ाया था, इस तरीके से लिखना होता है, ठीक है। और के आई है क्या यहाँ पर, ये के आई पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूट है, यानी कि यहाँ से ये जो 20 ग्राम के आई का मास आया ना, ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम WB से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है 20 ग्राम है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली 100 ग्राम सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन का मास मिल गया हमको, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ग्राम। अब भैया 100 ग्राम सॉल्यूशन में आपका 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो 100 में से 20 माइनस करोगे तो सॉल्वेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको मास ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम WA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये है कितना 80 ग्राम। कैसे आया मैंने पहले भी आपको समझाया था, ठीक है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बनता है सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्वेंट का मास निकल आएगा सॉल्यूशन का, और सॉल्यूट का हमको पता है, ठीक है। बेसिक चीज़ है ये, ओके। और हमको क्या दिया गया, इफ़ द डेंसिटी ऑफ 20, हाँ डेंसिटी दिया गया 1.202 ग्राम पर ml, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1.202 ग्राम पर ml। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है। अब पूछा क्या गया है भाई, सबसे पहला पार्ट में हमको क्या पूछा गया है, मोलैलिटी बताओ सर जी, मोलैलिटी। चलिए जी अगले पेज पे हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अच्छे से लिखो भाई साहब, ऐसी क्वेश्चन आप करना बोर्ड में, बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। कैलकुलेशन ऑफ मोलैलिटी, हम मोलैलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले मोलैलिटी का हम फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है मोलैलिटी का फॉर्मूला, मोलैलिटी इक्वल टू होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। बहुत बढ़िया। तो हमें यहाँ पर देखो क्या गिवन है, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट, क्या हमको गिवन था क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूट, ये लो हमने निकाला था 20 ग्राम, ये रहा मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। उसके बाद हमको क्या चाहिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB। भाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या यहाँ पर कहीं है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट नहीं दिख रहा, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमको निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं, ऐसी क्या बात है, मोलर मास तो निकालना आते ही है ना, हाँ जी। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, वैसे सॉल्यूट है क्या हमारा के आई है ना, हाँ जी। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट KI है हमारा। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर एटॉमिक मास आप ध्यान रखना, पोटेशियम का क्या होता है एंड आयोडीन का क्या होता है, ठीक है। पोटेशियम का आपका एटॉमिक मास होता है सर 39, और आयोडीन का तुम्हारा होता है 127, ठीक है। तो 39 प्लस 127, ये आ गया 166 ग्राम पर मोल। ये क्या आया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि MB। लो जी भैया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी हमको अब यहाँ पर पता है ना। और क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्वेंट ये रहा 80 ग्राम। सभी की वैल्यू पुट कर दो फिर इस फॉर्मूला में, हमको सब पता ही है, राइट। तो मोलैलिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम, ओके। मोलर मास कितना है 166, ये देखो अभी निकाला हमने, 166 इंटू 1000 अपॉन मोलर सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 80 ग्राम, ओके। इसको तुम सॉल्व कर लोगे तो ये 1.5 आ जाएगा, ठीक है। तो मोलैलिटी इक्वल टू 1.5, यूनिट क्या होती है मोल पर केजी, यूनिट लगाना मत भूलना वरना सीधे मार्क्स कट जाएंगे। या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.5 मोलल। तो फर्स्ट पार्ट में हमारी मोलैलिटी निकल गई, बी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, मोलैरिटी। तो ये चलो मोलैरिटी भी कैलकुलेट करते हैं। ऐसे बढ़िया से क्वेश्चन बोर्ड में सॉल्व करो भैया, पूरे मार्क्स मिलते हैं। जैसे अब हम बी में कैलकुलेट करें मोलैरिटी, तो यहाँ बढ़िया लिखा हमने कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी। तो भैया जो कॉपी चेकिंग करेगा ना हमारी टीचर, कहेगा वाह यार क्या बच्चा है, बढ़िया इसने हेडिंग भी लगाई है, कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी भी लिखा है, आय हाय क्या बात है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अब देखो क्वेश्चन में हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी दिया था, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी हमने निकाल लिया। हमको चाहिए क्या, वॉल्यूम चाहिए इन मिलीलीटर। सिंपल सी बात है, हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, बाकी सब तो गिवन है। इनका वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, कुछ यहाँ पे गिवन है क्या क्वेश्चन में,
यार हमको डेंसिटी दी गई है सॉल्यूशन की 1.202 ग्राम पर ml, और हम जानते हैं यार डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, है ना। मास किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ठीक है। डेंसिटी ग्राम पर ml में गिवन। इनका डेंसिटी का ये मैं फॉर्मूला जानता हूँ, हाँ जी। डेंसिटी की वैल्यू हमको दी गई है 1.202, मैंने कहा हाँ जी, इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है यार, ये रहा मास ऑफ सॉल्यूशन, देखो 100 ग्राम सॉल्यूशन, टोटल मास कितना है 100 ग्राम है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अपॉन में वॉल्यूम इन मिलीलीटर, तो यहाँ पे वॉल्यूम इन मिलीलीटर कितना आ जाएगा 1000 अपॉन 1.202। इसको तुम डिवाइड करोगे तो यहाँ से वॉल्यूम तुम्हारा आ जाएगा मिलीलीटर में कितना 83.2 ml। अरे वाह भाई, वॉल्यूम भी निकल आया सॉल्यूशन का, क्या बात है भाई, 83.2 ml, बहुत बढ़िया। तो करना क्या है फिर, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, बहुत सही है। और क्या, मोलैरिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, कितना है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम, बहुत बढ़िया, अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 166 ग्राम पर 166 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम अभी हमने निकाला कितना 83.2। लो जी, सारी वैल्यूज हैं भैया, मोलैरिटी तुम्हारी निकल जाएगी, कितनी आएगी इसको सॉल्व करोगे, ये आएगा 1.44 मोल पर लीटर। सॉल्व करना तो आई होप आपको आता ही होगा, कैलकुलेशन है वो बेसिक, है ना। ये लो जी, तो मोलैरिटी भी हमारी निकल आई भैया, डेंसिटी दी गई थी, है ना, और साथ ही साथ मास ऑफ सॉल्यूशन भी हमको पता था, निकल गई मोलैरिटी। दूसरा पार्ट भी हो गया यार, क्या बात है। अब देखो थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ KI, यानी कि थर्ड पार्ट में आप ऊपर लिख लेना कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ KI, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ KI, बोले तो पोटेशियम आयोडाइड। क्या होगा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI, जिसका भी मोल फ्रैक्शन पूछा जाए उसके सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स लिखो, और अपॉन में लिखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI, उसी के प्लस दूसरा कंपोनेंट क्या है सॉल्यूशन में, वाटर, एक्वा से सॉल्यूशन है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, यही दो कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। ओके चलिए जी, फिर क्या है, हमें यहाँ पर क्या चाहिए होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, कोई बात नहीं, नंबर ऑफ मोल्स हम निकालते हैं। वैसे देखते हैं पीछे कहीं कुछ गिवन तो नहीं है यहाँ पर, नहीं कुछ गिवन नहीं है, हमको मोल्स निकालने पड़ेंगे, निकालते हैं भैया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड क्या होगा, सबसे पहले हमको लिखना होता है मास, तो मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड KI अपॉन मोलर मास ऑफ KI, ठीक है जी। तो पोटेशियम आयोडाइड का गिवन मास कितना था, ये देखो मास ऑफ सॉल्यूट है ना के 20 ग्राम गिवन था, मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। तो 20 अपॉन मोलर मास कितना था KI का, ये रहा 166 ग्राम पर मोल, ठीक है। सॉल्यूट है ना ये KI, तो वही मान के चलो कितना था 166, राइट। ओके, तो इसको तुम डिवाइड कर दोगे, ये आ जाएगा तुम्हारा 0.120, यानी कि सॉल्यूट जो तुम्हारा है KI, इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.120। ओके, उसके बाद हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने हैं। तो जो वाटर है तुम्हारा यानी कि सॉल्वेंट, उसका मास कितना था, सॉल्वेंट का मास 80 ग्राम था भाई मास, ठीक है। तो 80 अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18 होता है, निकाल लेना, ठीक है। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आएगा कितना 4.44, ठीक है 4.44। कैलकुलेशन कर लेना, मैंने किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। कैलकुलेशन नहीं आती तो यार नीचे कमेंट कर देना, बाकी आती होगी आपको। तो हमको नंबर ऑफ मोल्स मिल गए भैया सबके, ओके। वैल्यू पुट करो सीधा फॉर्मूला में, कर दे, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ KI इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI कितने हैं 0.120, तो 0.120 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI 0.120 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, वाटर के कितने निकले 4.44। हाँ जी, इसको तुम सॉल्व कर लोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ KI आ जाएगा 0.0263, ऑलमोस्ट यही वैल्यू आएगी, थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। मोल फ्रैक्शन भी निकल गया सर जी, है ना। तो इस न्यूमेरिकल से भाई सारे फॉर्मूला रिवाइज हो गए, मोल फ्रैक्शन हो गया तुम्हारा, नंबर ऑफ मोल्स हो गया, मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, सारी चीज़ हो जाती है ना। और इंपॉर्टेंट है, देखो यार डेंसिटी वगैरह से कैसे हमने वॉल्यूम निकाला, यही मज़ा है सर न्यूमेरिकल्स का। एक तरीके से पजल होता ना, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमको दे दी जाती है, उससे हम
दूसरी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, दूसरे से तीसरी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, राइट। चलिए जी, तो अगला न्यूमेरिकल H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, अ टॉक्सिक गैस विद रोटन एग लाइक स्मेल, ठीक है यार, यूज्ड फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है भैया, यूज होती है इसके लिए। अब मेन चीज देखो स्टार्ट हो रही है, इफ द solubility of H2S इन वाटर एट STP, STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इज 0.195 स्मॉल m लिखा है, यानी कि ये लिखा है 0.195 स्मॉल m का मतलब होता है मोलल, यानी कि हमको मोलैलिटी दी गई है। पूछा क्या गया है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, बोले तो KH हमसे पूछा गया है भैया, हेनरी लॉ कांस्टेंट आ गया तो हेनरी लॉ का फॉर्मूला तो यूज करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, मैंने कहा बिल्कुल करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखते हैं। तो देखो हमको दिया क्या गया है, सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S गैस इन वाटर वगैरह जो भी दिया गया है आगे लिख लेना, कितना है 0.195 मोलल, भैया मोलैलिटी दी गई है, यही सॉल्युबिलिटी होगी। हाँ जी, सॉल्युबिलिटी होती क्या है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा कितना तुम्हारा सॉल्यूट डिजोल्व हो सकता है सॉल्वेंट में, है ना, तो एक तरीके का कंसंट्रेशन ही होता है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी को तुम मोलैलिटी के टर्म्स में लिख सकते हो, मोलैरिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हो, राइट, तो यही सॉल्युबिलिटी होती है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब ये 0.195 मोलल जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था ना, बोला था ना बहुत जगह यूज होगा, इसका मतलब हुआ 0.195 मोल्स ऑफ H2S गैस की सॉल्युबिलिटी थी ना ये, हाँ थी, तो मोल्स ऑफ H2S गैस इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के लिए तो निकालते हैं मोलैलिटी, हाँ जी, और सॉल्वेंट तुम्हारा क्या होगा यहाँ पर, सॉल्वेंट तुम्हारा होगा वाटर, क्योंकि H2S इन वाटर लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, देखो H2S गैस को तुम वाटर में डिजोल्व कर रहे हो, हाँ जी, तो सॉल्वेंट तुम्हारा क्या होगा सर, वाटर होगा। ओके, तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन से भाई हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई, काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई, राइट। जैसे कि यहाँ से हमको मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया, है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर कितना है 1000 ग्राम है, 1 kg को आप ग्राम में लिख सकते हो, 1000 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट है तुम्हारा, ठीक है। और क्या पता चला तुमको, मोल्स ऑफ H2S गैस पता चल गया कितने हैं 0.195। ओके, पूछा क्या गया हमसे, हेनरीज लॉ कांस्टेंट पूछा गया है, मैंने कहा ठीक है, हेनरी लॉ का फॉर्मूला लिखो। हेनरी लॉ क्या था आपका, पार्शल प्रेशर ऑफ गैस, गैस कौन सी है यहाँ पर H2S गैस है, ठीक है, तो पार्शल प्रेशर ऑफ H2S गैस इक्वल टू क्या होगा, हेनरीज कांस्टेंट मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S गैस, यही होता है ना हेनरी लॉ, हाँ जी यही होता है। हमको क्वेश्चन में पूछा क्या गया, हेनरी लॉ कांस्टेंट पूछा गया, यानी कि KH की वैल्यू हमें पता करनी है, तो KH इक्वल टू हो जाएगा P प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। मतलब हमको यार यहाँ पर दो चीज़ें चाहिए, एक तो मोल फ्रैक्शन चाहिए H2S गैस का और एक हमको प्रेशर चाहिए, ठीक है। तो यार देखो प्रेशर तुम ध्यान रखना है, यहाँ पर एक चीज़ ज़रा नोट डाउन करना है, यहाँ पर STP दिया गया था, STP यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, है ना, तो STP पर जो आपका प्रेशर होता है, जो आपका प्रेशर होता है सर ध्यान रखना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, प्रेशर एट STP ये होता है तुम्हारा 0.987 बार, है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर प्रेशर तो हमको एक तरीके से गैस का दिया ही गया है 0.987 बार, डायरेक्टली नहीं दिया गया था भाई, इसीलिए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। यहाँ पर सिर्फ इतना दिया गया था स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर STP, तो पता होना चाहिए तुम्हें प्रेशर STP पर 0.987 बार होता है। चलो बढ़िया है, एक चीज़ तो हमको पता चली गई इस फॉर्मूला में। दूसरी चीज़ यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S गैस, ये हमको सर निकालना पड़ेगा तभी KH निकलेगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S गैस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S गैस, यही होता है ना, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसके नंबर ऑफ मोल्स लिखो, अपॉन में उसी के नंबर ऑफ मोल्स लिख लो पहले, प्लस दूसरा कंपोनेंट क्या है सॉल्यूशन में, दूसरा कंपोनेंट सर वाटर है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ओके, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए H2S गैस के और वाटर के। मैंने कहा H2S गैस, तो यार देखो यहाँ पर H2S गैस के मोल्स तो हमको दिए ही गए थे भाई, हमने निकाल लिए थे 0.195, बहुत बढ़िया, यानी कि ये चीज़ तो हमको ऑलरेडी पता है H2S गैस में कितने मोल्स हैं। तो ओवरऑल मतलब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O और चाहिए,
है ना, इसके तो हमको पता है ऑलरेडी। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O हम निकाल लेते हैं पहले, क्या दिक्कत है। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना हो जाएगा, यहाँ पे मास कितना है H2O का अपॉन में मोलर मास ऑफ H2O। अब भैया मोलर मास ऑफ H2O तो तुम्हें पता ही होगा क्या होता है, 18 ग्राम पर मोल। भैया H2O है ना, 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, है कितने यहाँ पर 2, तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो कितना आ गया 18 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास तो हमें वाटर का 18 ग्राम पर मोल होता है पता है। गिवन मास कितना है वाटर का, देखो यार, ये देखो मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर कितना है 1000 ग्राम। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो ये हमें पता ही है एक तरीके से 1000 ग्राम है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना हो जाएगा, मास कितना है वाटर का 1000 अपॉन मोलर मास कितना है 18 ग्राम पर मोल, होता ही है वाटर का। वाटर का मोलर मास आप याद रख सकते हो 18 ग्राम पर मोल, ठीक है, ताकि एग्जाम में कैलकुलेट न करना पड़े, टाइम बच जाए, सीधा याद कर लो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O यहाँ से आपके आ जाएंगे 55.55। ओके, डिवाइड कर लेना, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, 55.55 मोल्स। तो मोल्स ऑफ H2O भी यहाँ पे हमको पता चल गया 55.55, और मोल्स ऑफ H2S गैस हम यहाँ पर थे कितने 0.195, ये लो जी 0.195, बहुत सही, वैल्यूज को पुट कर दो यहाँ पे। ओके ठीक है जी, कर देते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S गैस इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S कितने हैं 0.195 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S, अगेन वही 0.195 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितने थे 55.55 सॉल्व कर लोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S आ जाएगा तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 0.0035। ये तुम्हारा मोल फ्रैक्शन आ गया H2S गैस का। मैंने कहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये वैल्यूज यहाँ इस फॉर्मूला में डायरेक्टली हम पुट कर दें। H2S गैस का हमने प्रेशर पता है कितना है 0.987 बार है, तो देखो यहाँ पर लिखते हैं KH इक्वल टू प्रेशर ऑफ H2S गैस कितना है 0.987 बार, 0.987 बार अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, तो ये रहा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S 0.0035 हमने निकाल लिया 0.0035। भाई बस हो गया, डिवाइड कर दो इनको, डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 282 बार। भैया बार में आएगा क्योंकि प्रेशर कितने में था 0.987 बार। ठीक है, तो भैया आ गए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई 282 बार। लो भैया हो गया सॉल्व। एक चीज पूछी जाती है आपसे, ठीक है, उसको निकालने के लिए आपको 2-4 चीजें निकालनी पड़ती हैं। जैसे यहाँ पर हमें प्रेशर का पता करना पड़ा कितना होगा STP पर, ठीक है, फिर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ा H2S का, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालने पड़े, तब जाके हमारी KH की वैल्यू आई। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल भी हमारा हो गया। पढ़ते हैं आगे। अगला न्यूमेरिकल अपना ये है 1.7। क्या लिखा है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर, यानी कि CO2 गैस को आप वाटर में डिजोल्व कर रहे हो। ठीक है, KH की वैल्यू दी गई है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट की ये वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, एट 298 केल्विन, 298 केल्विन यानी कि रूम टेम्परेचर पर। पूछा क्या जा रहा है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, क्वांटिटी पूछी जा रही है CO2 गैस की इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। ठीक है, 500 ml सोडा वाटर है, उसमें कितना क्वांटिटी में CO2 गैस डाला जाए। ठीक है, व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm CO2 प्रेशर। ठीक है, 2.5 atm CO2 का आपको पार्शियल प्रेशर दिया गया है, टेम्परेचर वही है 298 केल्विन। यानी कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि हम कितना अमाउंट में CO2 गैस को डिजोल्व करें वाटर में। ठीक है, ताकि ये सारी चीज़ हो जो दी गई हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें गिवन है वो लिखो। सबसे पहले हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज इतना, KH की वैल्यू हमको सबसे पहले दी गई है, लिख लो 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल्स में दी गई है। ठीक है, और क्या दिया गया है यहाँ पर, टेम्परेचर 298 केल्विन। ठीक है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ ओके इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। 500 ml ऑफ सोडा वाटर, ये क्या है, वॉल्यूम है, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको कितना दिया गया है 500 मिलीलीटर, बहुत बढ़िया। व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm CO2 प्रेशर, CO2 गैस का पार्शियल प्रेशर दिया गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ
CO2 गैस कितना गिवन है, 2.5 ATM, है ना। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ तो देखने को मिल रही है, यहाँ पर KH की वैल्यू भैया पास्कल में है बिल्कुल, और यहाँ पर ATM में आ रहा है प्रेशर, तो यूनिट सेम होनी चाहिए दोनों जगह प्रेशर की, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो ATM है इसको हम पास्कल में कन्वर्ट कर लेंगे सर, ठीक है। अब पास्कल में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, देखो एक और नई चीज़ नोट डाउन करिए, अगर आपको ATM से पास्कल में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने से ही आती है। तो यार देखो 1 ATM इक्वल टू होता है 101,325 पास्कल्स, 1 ATM इक्वल टू इतना पास्कल्स होता है, तो 2.5 ATM में कितने पास्कल होगा, तो कुछ नहीं करना, 2.5 इंटू 101,325, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब ऐसे ही लिख ले रहे हैं अभी हम, 2.5 इंटू 101,325 पास्कल, ठीक है। कहीं भी हमें लिखना पड़ेगा तो हम ऐसे ही लिख देंगे पूरा, ओके। बाकी सॉल्व करके भी तुम लिख सकते हो, आगे न्यूमेरिकल में हम सॉल्व कर लेंगे जब आगे करेंगे तब, ठीक है। तो ये भी भैया पास्कल में आ गया, दोनों की यूनिट सेम हो गई, ओके। और यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया हमको, अमाउंट ऑफ CO2 पूछा गया है, यानी कि हमको पूछा गया है मास ऑफ CO2 गैस, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम WB से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमसे पूछा गया है। मैंने कहा ठीक है, अब हमें यहाँ से भैया कैसे मिल सकता है मास CO2 को, देखो स्टेप्स में आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कैसे मिलेगा। देखो KH की वैल्यू गिवन है हेनरी लॉ कांस्टेंट की, ठीक है। हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले हेनरी लॉ लिखते हैं, ठीक है। हेनरी लॉ क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ, यहाँ पे कौन सी गैस है, CO2 गैस है, ओके। CO2 इक्वल टू KH मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये लो जी। अब यहाँ इस फॉर्मूला में आप देखो जरा हमें क्या मदद मिल सकती है जहाँ हमें पहुँचना है। देखो इस फॉर्मूला में भैया पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गैस की बात हो रही है, वो तो क्वेश्चन में गिवन है। KH की बात हो रही है, हमें KH भी गिवन है क्वेश्चन में। यहाँ से हमको मोल फ्रैक्शन मिल सकता है CO2 गैस का, क्या मिल सकता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 गैस मिल सकता है, ठीक है। तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 गैस मिल जाएगा तो यार देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इक्वल टू क्या होगा, मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस दूसरा चीज़ क्या है, वाटर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ये हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मोल फ्रैक्शन अगर हमको मिल जाएगा ना, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गैस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, है ना। तो CO2 के हमको मोल्स मिल जाएंगे, तो देखो हम फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इक्वल टू मास ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास ऑफ CO2। क्या बात है भाई साहब, मोलर मास CO2 को हम निकाल लेंगे, इजी है, और नंबर ऑफ मोल्स भी हमको मिल गए मोल फ्रैक्शन से, तो यहाँ पे मास ऑफ CO2 निकल आएगा। तो समझ आ रहा है ये सारी चीज़ हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, इस तरीके से मतलब हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बस अब सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट समझ गए क्या लगाना है, कैसे कैसे हमने सोचा, राइट। तो सबसे पहले यहाँ से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 फाइंड कर लेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गैस अपॉन KH, वैल्यू पुट करो प्रेशर की कितनी है यहाँ पर, ये रही 2.5, यही वाली सीधी लिख देंगे, 2.5 इंटू 101,325 अपॉन में KH की वैल्यू कितनी थी, 1.67 इंटू 10 की पावर 8। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 गैस आपका आ जाएगा 1.517 इंटू 10 की पावर -3, यूनिट कोई होती नहीं है मोल फ्रैक्शन की, हाँ जी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 गैस हमको मिल गया, मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 का फॉर्मूला लिख लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 अपॉन में मोल्स ऑफ CO2 और दूसरा कंपोनेंट है वाटर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ओके। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन तो हमको गिवन है भाई साहब, कितना है 1.517 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दें, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। कितना है 1.517 इंटू 10 की पावर -3। अब एक चीज़ ज़रा नोटिस करो सर जी, यहाँ पर चीज़ नोटिस ये करो कि मोल फ्रैक्शन कितना कम है CO2 गैस का, 10 की पावर -3, इतना कम है मोल फ्रैक्शन, यानी कि CO2 गैस बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होगी सॉल्यूशन में, हाँ जी। तो हम करेंगे क्या, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा ना यहाँ पे, ये मोल फ्रैक्शन, यहाँ पर नीचे से CO2 को हम 0 कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है, हटा देंगे, क्योंकि भैया बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। मोल फ्रैक्शन देख रहे हो 10 की पावर -3 में, हाँ जी। तो ये आ जाएगा 1.517 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 तो हमको निकालने हैं,
ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O की वैल्यू हमको चाहिए होगी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हमको मिल जाएंगे, तो कोई बात नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालो भाई साहब, निकालो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, तो मोल्स ऑफ H2O हम कैसे निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ H2O, सबसे पहले तो हमको मास पता होना चाहिए, यहाँ पर वाटर का मास कितना है अपॉन में मोलर मास ऑफ H2O। अभी हम न्यूमेरिकल करके आ रहे हैं, मोलर मास ऑफ H2O हमको पता है, मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम पर मोल होता है वाटर का, बाकी तुम निकाल भी सकते हो, तो मोलर मास तो हमको पता ही है, बट मास चाहिए हमको H2O। यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है, यहाँ पर सर वाटर कितना होगा वो थोड़ा सा हमें पता लगाना पड़ेगा सर। देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो, सारी चीज़ रूम टेम्परेचर पर हो रही है, 298 केल्विन, 298 केल्विन। तो यार हम एक चीज़ जानते हैं, क्या चीज़ जानते हैं सर, हम एक चीज़ जानते हैं, क्या, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर ml। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर वही 298 केल्विन जो यहाँ पर दिया गया था, है ना, वही है आपके सिलेबस में। तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml। ओके, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, यही होता है, और मास ग्राम में होता है और वॉल्यूम आपका मिलीलीटर में होता है। डेंसिटी की वैल्यू कितनी है 1 ग्राम पर ml। ओके ठीक है, और मास हमको पता ही नहीं भैया वाटर का क्या होगा, है ना, बट वॉल्यूम इन मिलीलीटर, वॉल्यूम क्या हमको पता है सर, क्या हमको वॉल्यूम पता, अरे वॉल्यूम तो पता है सर सॉल्यूशन का, ये रहा वॉल्यूम 500 ml है, क्या बात है सर। तो वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दो भाई, क्या दिक्कत है, लो जी पुट कर दिया, तो भैया मास आ गया हमारे पास कितना 500 ग्राम, क्या बात है भाई साहब, मतलब H2O का मास 500 ग्राम है, पुट कर दो यहाँ पर, मोल्स ऑफ H2O, मास कितना है 500, मोलर मास होता है 18, ये आ गया भाई साहब आपका कितना 27.78 मोल, यानी कि इतने मोल्स वाटर के आपके होंगे सॉल्यूशन में। ठीक है, मोल्स ऑफ H2O हमें पता चल गए, अब वही फॉर्मूला लिखो पीछे, मोल फ्रैक्शन ऑफ, कौन सा था, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये, इसी को हम लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, वही फॉर्मूला हमने लिख लिया पीछे वाला, हाँ जी। आप कुछ नहीं करो, इसमें वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, ये तो ठीक है 1.517 इंटू 10⁻³ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 पता नहीं, यही हमको निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकाल लिया 27.78, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, हाँ 1.517 इंटू 10⁻³ इंटू 27.78, मल्टीप्लाई कर देंगे। आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ जाएंगे तुम्हारे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ जाएंगे कितने, मैंने सॉल्व कर रखा है, आप यहाँ पे कर लेना, ये आएगा अप्रोक्स 42.14 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो मोल्स निकल आए CO2 गैस के। अब मोल्स से हमको क्या चाहिए, मास चाहिए, हमको मास निकालना ना CO2 गैस का, मोल्स थोड़ी ना चाहिए। ठीक है भाई, मास चाहिए हमको, ओके निकालते हैं मास। तो देखो मास कैसे निकालेंगे, आप ये तो जानते ही हो, अगर हमें किसी के मोल्स निकालने होते तो ये फॉर्मूला होता है मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही होता है ना। तो हमको नंबर ऑफ मोल्स पता है, हमें नंबर ऑफ मोल्स तो पता है ना, यहाँ पे ये निकल रहा है भाई साहब 42.14 इंटू 10⁻³ मैंने कहा बढ़िया बात है। मोलर मास, हाँ मोलर मास किसका निकालना है, CO2 गैस का, तो भैया मोलर मास हम निकाल लेते हैं CO2 गैस का, मोलर मास ऑफ CO2। ये सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको मोल से भी पता होंगे, हमको मोलर मास भी पता होगा, तो मास निकल आएगा ना CO2 का। हाँ जी, तो मोलर मास ऑफ CO2 कितना होगा, तो यार देखो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, है ना, लेकिन ऑक्सीजन है कितने प्रेजेंट 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16 को। ठीक है, तो यहाँ से आपका मोलर मास आ जाएगा CO2 गैस का 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, 44 ग्राम पर मोल CO2 का मोलर मास आ गया। वैल्यू पुट कर दो भाई साहब, नंबर ऑफ मोल्स कितने थे जो अभी हमने निकाले थे 42.14 इंटू 10⁻³ तो लिख दिया 42.14 इंटू 10⁻³ ठीक, इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा मास ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास हमने निकाल लिया 44, तो मास ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, मास ऑफ CO2 इक्वल टू 42.14 इंटू 10⁻³ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मास ऑफ CO2 तुम्हारा निकल आएगा, ये अप्रोक्स आएगा 1.854 ग्राम।
तो आपको CO2 1.854 ग्राम चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया कि भाई कितना CO2 का अमाउंट चाहिए, कितना चाहिए, 1.854 ग्राम चाहिए होगा सर। ठीक है, कैलकुलेट कर लिया हमने। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, थोड़ा फास्ट करेंगे, देखते हैं क्या है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स A एंड B 450 एंड 700 mmHg। भैया वेपर प्रेशर दिया गया हमको दो प्योर लिक्विड्स का, A एंड B। ओके, A का है 450 और B का है 700 mm। ओके, तो देखो यार, प्योर का दिया गया ना, तो प्योर के वेपर प्रेशर को हम कैसे लिखते हैं, P नॉट A और A का आपका है P नॉट B। P नॉट A कितना है 450 mm ऑफ Hg, तो हम लिख देते हैं 450 mm ऑफ Hg, और B का कितना है 700 mm। जो जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है क्वेश्चन में वो हम लिखते जाएंगे। ओके, ठीक है जी। और यहाँ पर क्या दिया गया हमको 350 केल्विन। ठीक है, एक हमको टेम्परेचर भी दिया गया, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो टेम्परेचर का भी हम यूज़ करेंगे। आगे क्या लिखा है, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड मिक्सचर का क्या पूछा जा रहा है, कंपोजिशन, है ना, कंपोजिशन लिक्विड मिक्सचर। यानी कि तुम ऐसे समझो, ये है आपका, है ना, ये आपका सॉल्यूशन है लिक्विड फेज का। ठीक है, और ऊपर इसके कुछ वेपर्स होंगे, है ना। तो ये जो लिक्विड वाला मिक्सचर है ना, ये जो लिक्विड फेज है ना, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है। ये जो मिक्सचर है इसमें A प्रेजेंट होगा, कुछ B प्रेजेंट होगा, तो हमको पूछा जा रहा है मोल फ्रैक्शन A बताओ लिक्विड फेज में एंड मोल फ्रैक्शन B बताओ लिक्विड फेज में सॉल्यूशन का। ओके, यानी कि हमसे यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B बताओ इन लिक्विड फेज। मैंने कहा ठीक है। और क्या दिया गया है, इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mm ऑफ Hg। ओवरऑल यहाँ पर कुछ A के वेपर्स प्रेजेंट होंगे, कुछ B के वेपर्स प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर हमको दिया गया है 600 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल प्रेशर हम लिख लेते हैं, कितना है टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 600 mm ऑफ Hg। ठीक है, लिखा है ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज। यानी कि ये जो वेपर्स हैं यहाँ पर, ये जो ऊपर साइड वेपर्स हैं, कुछ वेपर्स A के हैं, कुछ वेपर B के हैं, तो यहाँ पे भी मोल फ्रैक्शन बताओ A का और B का इन वेपर फेज। जब मैंने पढ़ाया था आपको रॉल्स लॉ, तो ये सारी चीज़ मैंने आपको समझाई थी। ठीक है, तो A और B का यहाँ पर वेपर फेज में भी मोल फ्रैक्शन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये फाइंड करते हैं यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन लिक्विड मिक्सचर। ठीक है, बाकी बात आगे का हम देखेंगे। ओके, तो याद करो भैया जरा फॉर्मूला क्या था, रॉल्स लॉ याद करो, रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, टोटल वेपर प्रेशर इक्वल टू पार्सल वेपर प्रेशर ऑफ A प्लस पार्सल वेपर प्रेशर ऑफ B, है ना। और उसको आगे हमने डिराइव किया था, तो एक फॉर्मूला हमारे सामने आया था निकल के, PT इक्वल टू P नॉट B माइनस P नॉट A, यही था। और यहाँ पे था मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस P नॉट A। ये का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, प्रॉपर ड्राइव किया था, इसका डेरिवेशन भी हमने पढ़ा था। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर लगा के देखते हैं। ओके, लगा दो भाई साहब। टोटल वेपर प्रेशर हमको गिवन है, P नॉट B भी हमको गिवन है, P नॉट A भी हमको गिवन है, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकल आएगा ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकल आएगा। अगर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ B मिल गया, तो हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना होगा, 1 होगा। किसी भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, B की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी इस वाले फॉर्मूला से, है ना। तो A की क्या हो जाएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B। क्या बात है भाई, वैल्यू पुट कर देंगे, निकल आएगी। तो सबसे पहले तो ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है, यहाँ से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालते हैं, और B मिल जाएगा तो A तुरंत मिल जाएगा। वैल्यू पुट करो भाई साहब। टोटल वेपर प्रेशर कितना है, 600 mm, लिख दिया, इक्वल टू P नॉट B कितना है, 700 माइनस P नॉट है, P नॉट A कितना है 450। हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ B तो निकाल लेंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B को ऐसे ही लिख दिया, प्लस P नॉट A कितना है 450 mm। ओके, क्या बात है। अब कुछ नहीं करना भाई, मोल फ्रैक्शन को इधर ही रखो, बाकी सबको यहाँ पे नीचे भेज दो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B तुम्हारा हो जाएगा 600 माइनस 450 अपॉन 700 माइनस 450। मैथमेटिक्स है नॉर्मली, ठीक है। इनको तुम सॉल्व कर लोगे तो ये आएगा 150 बाई 250, 0 से 0 कट जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B तुम्हारा आ जाएगा यहाँ से कितना, 0.6। क्या बात है। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ B की हमने वैल्यू निकाल दी, कितनी आई,
मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू हमने निकाल दी 0.6। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू निकल आई तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की भी आ जाएगी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी में जो था 0.6 माइनस कर दो, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए भी तुम्हारा आ जाएगा 0.4। क्या बात है भैया, एक फॉर्मूला लगाया हमने रॉल्स लॉ का और उसी से दोनों का निकला है फिर मोल फ्रैक्शन, बहुत बढ़िया बात है। तो पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब ये जो मोल फ्रैक्शन जो हमने निकाला ना यहाँ पर ए का एंड बी का, ये है भाई साहब लिक्विड फेज का, यानी कि जो लिक्विड आपका मिक्सचर था, है ना। अब लिक्विड के ऊपर कुछ वेपर से प्रेजेंट होंगे। अब भैया बात करेंगे हम वेपर फेज की, है ना, यानी कि वेपर फेज में हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यार, आपको एक चीज पता है, वाई ए, है ना। वाई ए का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जो आपका लिक्विड ए है उसका वेपर फेज में, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है जिसका भी तुमको मोल फ्रैक्शन निकालना हो वेपर फेज का, सबसे पहले तो उसका पार्शियल प्रेशर लिख दो। हम ए का निकाल लें ना, ए कंपोनेंट का, तो सबसे ऊपर लिखा हमने पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये पीटी होगा क्या, वैसे तुम्हें पता ही होगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, पी ऑफ ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, है ना। ओके, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ जाएगा। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी हमको निकालना होगा, राइट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, बी मतलब समझ गए ना, ये क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। ये क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी अपॉन टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया। अब हमें यार फॉर्मूला तो पता चल गए, बट हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए भैया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी चाहिए। और ये जो नीचे टोटल वेपर प्रेशर है ये तो निकल ही आएगा यार, पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। मतलब हमें पी ए प्लस पी ए एंड पी बी चाहिए। कैसे निकलेंगे पी एंड पी बी, तो यार देखो सिंपल सी बात है यार, रॉल्स लॉ याद करो अपना, रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या था, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। बहुत बढ़िया। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी क्या था, पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। हमको यही चाहिए ना, पी ए चाहिए और पी बी चाहिए। तो देखो पी नॉट ए की वैल्यू हमको क्या पता है, देखो भैया पता है पी नॉट ए की वैल्यू 450 mm है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पता है तुम्हें, अरे अभी निकाला भैया, ये रहा 0.4। अरे वाह, तो वैल्यू पुट कर दो। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए पी नॉट ए की वैल्यू कितनी थी, 450 थी। 450 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू क्या आई, 0.4 आई थी, अभी निकाली थी। क्या बात है भैया, मल्टीप्लाई कर दो। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए तुम्हारा ये आ जाएगा 180 mm। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ए का आ गया। ऐसे ही पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी निकालना हो तो पी नॉट बी इंटू एक्स पी। पी नॉट बी क्या था, 700 mm था, तो यहाँ पे हमने 700 लिख लिया। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है, 0.6। क्या बात है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी तुम्हारा आ गया 420 mm। ओके, और अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें टोटल क्या होगा, पीटी, टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा भैया, ए का जितना हो वेपर प्रेशर प्लस कर दो बी का जितना हो, राइट। तो टोटल वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, ए का कितना है 180, बी का कितना है 450, अभी निकाला ना हमने ये, तो कर दो। ओके, तो टोटल भी यहाँ से निकल आया। टोटल कितना आया हमारे पास, इसको आप ऐड करोगे तो ये आएगा 600, ठीक है। तो 600 mm आपका टोटल वेपर प्रेशर आ गया। भाई खत्म बात, पूरी खत्म, बस हो गया भाई, क्या ही करना आप। ये जो पहला वाला फॉर्मूला हमने लिखा था इसमें वैल्यू पुट कर दो भाई साहब। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कितना आया 180, तो हमने लिखा 180 अपॉन में टोटल कितना आया 600। क्या बात है, इसको आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी आई थिंक 0.3, ठीक है। तो 0.3 आपका मोल फ्रैक्शन आ गया ए का इन वेपर फेज, ठीक है। बी का निकालना हो ऐसे ही, तो बी का पार्शियल प्रेशर कितना था, 420 था, टोटल है 600, ठीक है। डिवाइड कर दिया इस वाले फॉर्मूला, मतलब सीधा यही फॉर्मूला लगा दिया ना, पी वी की वैल्यू रख दी, पी टी की वैल्यू रख दी, डिवाइड किया तो ये 0.33 लिख दिया मैंने, 0.3 आएगा, ठीक है। तो ये आएगा आपका 0.7 आ गया भाई साहब, ए एंड बी का मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल आपका सॉल्व होता है। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1.9 क्वेश्चन क्या है, देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg। आपको प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया गया है, ठीक है। अब भैया वाटर है तो ये सॉल्वेंट ही होगा,
तो एक बीकर में भाई साहब वाटर है, प्योर वाटर है, ठीक है। और अब वाटर आपका होता है वॉलेटाइल, तो इसके कुछ यहाँ पर वेपर्स होंगे, है ना, उन्हीं का वेपर प्रेशर दिया गया है आपको कितना, 23.8 mm ऑफ Hg, ठीक है। ओके, आगे देखो क्या लिखा है इसमें, 50 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला लिखा है, इज डिजॉल्व्ड इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। अब भाई साहब आपने क्या किया इसमें, आपने क्या किया, इस वाटर में आपने यूरिया डाल दिया, कितना डाल दिया सर, 50 ग्राम। और यूरिया आपका होता कैसा है सर, नॉन वॉलेटाइल होता है, यानी कि यूरिया जो होता है ना, ये कोई भी वेपर्स फॉर्म नहीं करता है, इसका वेपर प्रेशर 0 होता है। तो यूरिया आपका क्या हो गया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। और पूछा क्या है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर द सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लवरिंग। अब देखो तुमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया वाटर में, ठीक है, और वाटर का अमाउंट दिया गया 850 ग्राम, यानी कि आपने 850 ग्राम सॉल्वेंट में 50 ग्राम सॉल्यूट डाल दिया। अब भाई साहब बताओ इस वाटर का वेपर प्रेशर क्या होगा सॉल्यूट को डालने के बाद, ठीक है। याद है ना सॉल्यूट कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है इस केस में। तो यार देखो सिंपल सी बात है, प्योर सॉल्वेंट का हम वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहे हैं P0A से। P0A बोले तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जब कोई भी सॉल्यूट वाटर में नहीं डाला था, ठीक है। तो प्योर सॉल्वेंट का यानी कि प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना दिया गया था, 23.8 mm ऑफ Hg। ओके सर, लिख लिया। उसके बाद क्या दिया गया था, 50 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया क्या है आपका, सॉल्यूट है यहाँ पर, तो सॉल्यूट का मास हमको गिवन है, लिख लेते हैं। तो WB से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट है क्या हमारा, यूरिया। तो ये भी चीज़ हमने लिख ली। और क्या लिखा है, इज डिजॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। तो सॉल्वेंट का भी हमको मास दिया गया है ना, सॉल्वेंट के मास को हम WA से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, कितना गिवन है, 850 ग्राम गिवन है, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया, वेपर प्रेशर पूछा गया है वाटर का, और रिलेटिव लवरिंग। हाँ, रिलेटिव लवरिंग तो हम समझ ही रहे हैं, रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर आप पढ़ के आ रहे हैं। जब भी किसी वॉलेटाइल लिक्विड में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला जाता है तो उसका वेपर प्रेशर सर कम हो जाता है। वही पूरा सीन यहाँ पर बन रहा है, वैसे ही वैसा। प्योर वाटर था आपका, है ना, जिसका कुछ वेपर प्रेशर था, आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया होगा, तो वही हमको निकालना है। और साथ ही साथ रिलेटिव लवरिंग भी हमको निकालना है, तो वही रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर, वही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखते हैं। तो रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला होता है, आप पढ़ के आ रहे हो, P0A माइनस PT अपॉन P0A इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और ये PT क्या है, ये है सर टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जब सॉल्यूट डाल दिया उसके बाद टोटल वेपर प्रेशर कितना है सॉल्यूशन का, वो मैंने कहा ठीक है। और ये जो इतना पार्ट है P0A माइनस PT अपॉन P0, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लवरिंग, है ना। तो रिलेटिव लवरिंग भी हमसे पूछा गया है। रिलेटिव लवरिंग किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B के इक्वल है। तो यहाँ पर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ B यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा। चलिए जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे निकालते हैं, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो भी आएगा वही आपका होगा रिलेटिव लवरिंग। और इससे ही हम यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर भी पता कर सकते हैं इन दी सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ B पता करना है, तो चलिए जी करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ B पता। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, है ना। मैं जहाँ जहाँ A बोल रहा हूँ उसका मतलब है सॉल्वेंट, और जहाँ जहाँ B बोल रहा हूँ उसका मतलब है सॉल्यूट। तो हमको नंबर ऑफ मोल्स पता करने पड़ेंगे B के एंड A के, तभी जाके मोल फ्रैक्शन निकलेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, मोल्स निकाल लेते हैं। तो देखो मोल्स हम कैसे निकाल सकते हैं, चलिए जी देखते हैं। सबसे पहले निकालते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि क्या, NV, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना। ओके, क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यही होता ना। ऐसे हम सॉल्वेंट के भी निकाल सकते हैं, यानी कि Na। ओके, तो यहाँ पे गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है सर, 50 ग्राम गिवन है ना यहाँ पर, तो लिख दिया हमने 50 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब बताओ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या हमको पता है, यहाँ पर नहीं पता है। अरे नहीं पता है तो निकाल लेंगे, ऐसी क्या बात है। चलिए जी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, अच्छा सॉल्यूट है क्या हमारा, यूरिया है। यूरिया का ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ना, NH2CO NH2,
तो मोलर मास हम निकाल लेंगे भाई। सबसे पहले नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2 × 1, फिर एक कार्बन है 12, फिर एक ऑक्सीजन है 16, फिर एक नाइट्रोजन है 14, फिर 2 हाइड्रोजन है, तो 2 × 1। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को MB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा कितना, 60 ग्राम पर मोल। तो भैया मोलर मास को हमको चाहिए था यहाँ पर, तो लिख देते हैं यहाँ पर 50/60। ओके, इसको तुम सॉल्व कर लो तो ये आएगा तुम्हारा 0.83 आएगा, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लिए तुमने 0.83। ऐसे ही हम मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल लेंगे। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ओके, विच इज Na से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है भाई साहब, 850 ग्राम लिख दिया हमने, अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। सॉल्वेंट है क्या आपका, सर सॉल्वेंट है क्या आपका, वाटर है ना यहाँ पर, सॉल्वेंट तुम्हारा पानी है ना, और पानी का मोलर मास होता है 18, H2O का निकाल लेना इजी है, मैंने बोला था याद ही कर लो। तो 18 मोलर मास हो गया, इसको तुम डिवाइड कर दो तो ये तुम्हारा आएगा 47.22 ऐसा कुछ आएगा। तो इसके भी हमने मोल्स निकाल लिए भाई साहब, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन का जो ये फॉर्मूला था ना, ये जो भाई साहब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला था ना, इसमें पुट कर दो वैल्यू को, कर दें पुट, मैंने कहा बिल्कुल कर दो, चलो कर देते हैं। तो सबसे पहले मोल्स ऑफ बी यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, 0.83, तो 0.83 अपॉन मोल्स ऑफ बी तो वही है 0.83, प्लस मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए ये रहे 47.22, मोल्स ऑफ ए बोले तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इन दोनों को तुम ऐड करोगे तो ये आएगा 0.83 अपॉन नीचे आएगा 48.05। अब इसको तुम डिवाइड कर लोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ जाएगा तुम्हारा, ये आपका आ जाएगा 0.017, राइट, वही आएगा, हाँ 0.017, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ गया तुम्हारा 0.017। मैंने कहा ठीक है, तो हाँ ये चीज़ तो पता ही है, P0A माइनस PT अपॉन P0A इक्वल टू था मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यही था ना, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की हमने वैल्यू निकाल ली, तो P0A माइनस PT अपॉन P0A, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू रख दो 0.017 रख दी, हाँ जी। तो भैया ये किसकी वैल्यू आ गई वैसे देखा जाए तो, P0A माइनस PT अपॉन P0A, ये क्या था आपका रिलेटिव लवरिंग। तो दूसरा वाला जो पार्ट था ना वो हमारा यहाँ पर निकल चुका है, रिलेटिव लवरिंग तो हमने निकाल दिया। अब यहाँ पर हमको वेपर प्रेशर ऑफ वाटर भी पूछा गया था सॉल्यूशन में, ठीक है, वेपर प्रेशर भी हमसे पूछा गया था वाटर का। तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना सर, देखो आपका टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी, या ऐसा भी बोल सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ यूरिया प्लस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, इन दो से सॉल्यूशन बना है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं PT इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ यूरिया प्लस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। अब तुम एक चीज़ जानते हो सर, यूरिया जो होता है ये आपका नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होता है, तो कोई सॉल्यूट तो कोई वेपर प्रेशर होगा नहीं, तो ये जो P ऑफ यूरिया है ना यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ यूरिया, इसको हम 0 कर देंगे। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर के, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के, राइट, वही टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का। मैंने कहा हाँ जी। तो यहाँ पर अगर हमें PT, अब देखो यहाँ पर ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें PT की वैल्यू मिल सकती है, कहाँ से, ये देखो यहाँ से हमको PT की वैल्यू मिल सकती है ना, टोटल वेपर प्रेशर की हमको वैल्यू मिल सकती है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू मिल जाएगी, तो वही आपको वेपर प्रेशर ऑफ वाटर की वैल्यू दे देगी, सेम ही होगी, है ना। तो जो हमारा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा ये PT, यही हमारा होगा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन ए सॉल्यूशन। क्यों होगा मैंने आपको बता दिया। तो ये जो फॉर्मूला है ना P0A माइनस PT अपॉन P0A, इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं भाई साहब, कर दें वैल्यूज को पुट, हाँ जी कर दें। तो देखो P0A की वैल्यू क्या है 23.88, यही है ना, हाँ जी। तो 23.88, यहाँ पर MM और लिखना था कि कोई नहीं, सही है, ठीक है, यूनिट थी वो। तो 23.88 लिख दिया माइनस PT, यही तो हमको पता करना है भाई साहब, और इसको हम पता कर लेंगे तो वही वेपर प्रेशर होगा वाटर का, अपॉन में फिर से P0A बोले तो 23.88 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू ये निकाल ली थी हमने 0.017। करना क्या है सर, इसको सॉल्व कर लेना है आपको, ठीक है। अब इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देना आपको, ठीक है। तो ये आ जाएगा 23.88 माइनस PT इक्वल टू 0.07 इंटू 23.88, राइट। तो
टोटल पीटी आपका क्या आ जाएगा, ठीक है, पीटी आपका क्या आ जाएगा 23.88। अब इसको इधर भेज देंगे ना हम, तो ये क्या था पहले, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, तो 23.88 माइनस 0.40 मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा। नॉर्मल मैथमेटिक्स है, क्वेश्चन हमारा वैसे ही सॉल्व हो गया। तो यहाँ से टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा आपका 23.4 mm। ये तुम्हारा आया टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ही आपका उसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इक्वल टू 23.4 mm। तो 23.4 mm हमारा आंसर आ गया, एंड ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। क्या लिखा है यहाँ पर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm Hg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट हमको दिया गया है वाटर का इतने प्रेशर पर 99.63 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, कितना सुक्रोज हम पानी में ऐड करें, यानी कि पानी में हम सुक्रोज डाल रहे हैं। जरा समझो क्या बोला जा रहा है। ये एक बीकर है, इसमें अभी वाटर भरा हुआ है, ये क्या है आपका सॉल्वेंट है, बोले तो वाटर है यहाँ पर, ओके। इसमें तुम डाल रहे हो सर जी सुक्रोज, क्या डाल रहे हो तुम, सुक्रोज डाल रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm Hg 99.6 डिग्री सेल्सियस, तो हमको प्योर वाटर का दे दिया गया बॉइलिंग पॉइंट। जब तुमने पानी में कुछ नहीं डाला उस टाइम बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारे वाटर का कितना है 99.63 डिग्री सेल्सियस। हम प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी नॉट बी से। टी नॉट बी यहाँ पर गिवन है 99.63 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जब कोई भी सॉल्यूट वगैरह तुमने नहीं डाला है, ओके। उसके बाद तुमने इसमें सॉल्यूट डाल दिया सुक्रोज, है ना, तो उसके बाद ये सॉल्यूशन बन गया, है ना। तो सॉल्यूशन का हम बॉइलिंग पॉइंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी बी से। टी नॉट बी यानी कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, और टी बी यानी कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, ओके। तो आगे क्या लिखा है, हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। भाई वाटर का मास भी दे दिया गया है 500 ग्राम, ये भी लिख लें हम, मैंने कहा लिख लो। वाटर है क्या आपका सॉल्वेंट है, तो WA यानी कि गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 500 ग्राम है, ओके। क्या लिखा है, सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हम इसमें कितना सुक्रोज ऐड करें जिससे कि आपका ये जो वाटर है अब इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए सर। यानी कि आफ्टर एडिंग सॉल्यूशन का यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट बताया जा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पूछा क्या जा रहा है, हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, यानी कि ये जो सॉल्यूट आप ऐड कर रहे हो कितना ऐड करोगे, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट पूछा जा रहा है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर आपको ये सुक्रोज दिया गया है, सुक्रोज ऐड कर रहे हैं, सुक्रोज का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। सुक्रोज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपका जो सॉल्यूट है वो क्या है सर, सुक्रोज, है ना। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। हमको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी चाहिए होगा, तो पहले निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू C12, यानी कि 12 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 22 है, तो 22 इंटू एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होता है 1, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं O11 है, तो 11 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, ओके। तो यहाँ से तुम्हारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा ये 42 ग्राम पर मोल, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ गया, है ना। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल लो, सॉल्वेंट तुम्हारा क्या है वाटर है ना, तो वाटर का तुम्हारा कितना होता है मोलर मास, भाई वो तो हमें पता ही है 18 ग्राम पर मोल, है ना। चाहो तो निकाल लो यार, बहुत ईजी है, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन हमको समझ आ गई, पूरी कहानी क्या पता करना है भाई, बस फॉर्मूला वगैरह लगा दो, आंसर तुम्हारी जेब में। तो देखो यहाँ पर हम करेंगे क्या, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह की बात हो रही है, वॉलेटाइल लिक्विड में तुमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, याद है ना, क्या था, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M था ना, M बोले तो मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का भी हमने आगे फॉर्मूला लिखा था, क्या था KB इंटू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ठीक है।
हमें एग्जैक्टली exactly निकालना क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है हमसे, तो भैया डब्ल्यू भी पूछा गया है, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि ये जो डब्ल्यू भी है ना, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। ओके, तो डब्ल्यू भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे कर देंगे ना भाई, कर देंगे ना, हाँ जी। तो ये हो जाएगा डेल्टा टी वी इंटू एम बी इंटू, ऊपर नीचे हुआ ना, ठीक है। अरे यार नॉर्मल कैलकुलेशन है, आई होप ये तो आपको आती होगी, राइट, के बी इंटू 1000, ठीक है, यही होगा। अब देखो भैया फॉर्मूला तो हमको पता चल गया, इस वाले फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर हमें वैल्यूज़ देखनी पड़ेंगी कि भैया गिवन है क्या है। सबसे पहले तो देखो डेल्टा टीवी, हमें डेल्टा टीवी चाहिए होगा, तो डेल्टा टीवी निकाल लेते हैं। डेल्टा टीवी क्या होता है, देखो डेल्टा टीवी इक्वल टू होता है टीवी माइनस टी नॉट बी। तो भैया क्या है, माइनस कर दो, टीवी की वैल्यू कितनी है 90, सॉरी टीवी की कितनी है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 माइनस टी नॉट बी की कितनी है 99.63, 99.63, ठीक है। तुमने इसको माइनस किया तो इसकी वैल्यू आएगी 0.37, 0.37 डिग्री सेल्सियस। बट हमें फॉर्मूला में यूज़ करने के लिए इसको केल्विन में चाहिए, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन इक्वल ही है क्योंकि डिफरेंस है ना यहाँ पे, तो डेल्टा टी बी इक्वल टू 0.37 केल्विन, क्योंकि डिफरेंस है भाई, और डिफरेंस सेम ही रहता है डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, ठीक है। ओके, तो हमें डेल्टा टी बी की वैल्यू भी पता चल गई, चलो बहुत बढ़िया बात है भैया, डेल्टा टी बी हमको पता चल गया। उसके बाद क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पता है, हाँ जी पता है, ये देखो ये रहा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्या बात है। उसके बाद गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, ये रहा भाई 500 ग्राम सॉल्वेंट का मास, ओके। और क्या यहाँ पर के बी की वैल्यू चाहिए, के बी क्या होता है आपका, एलिवेशन कांस्टेंट होता है। तो तुम ध्यान रखना वाटर के केस में के बी की वैल्यू क्या होती है, आप ध्यान रखेंगे के बी की वैल्यू होती है वाटर के लिए, के बी फॉर वाटर इक्वल टू 0.052 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये यूनिट होती है के बी की, किसके लिए, फॉर वाटर, है ना। तो काफ़ी सारी जगह ये दी हुई होती है वैल्यू, और काफ़ी सारे क्वेश्चन में नहीं दी गई होती है, राइट। तो आप याद रख लेना, बाय द वे नहीं गिवन हुई तो, है ना। तो 0.052 केल्विन किलोग्राम पर मोल के बी की वैल्यू होगी वाटर के लिए, ठीक है भाई। अब क्या करना, ये जो फॉर्मूला है इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो, कर दे रहे भैया, ऐसी क्या बात है। तो डब्ल्यू बी इक्वल टू, सबसे पहले क्या है भैया, डेल्टा टी बी, कितनी है डेल्टा टी बी की वैल्यू, अरे 0.37, अरे वाह 0.37 इंटू एम बी, बोले तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये रहा 342, बहुत बढ़िया, इंटू डब्ल्यू ए, अरे कहाँ गया डब्ल्यू, अरे ये रहा 500, क्या बात है यार, अपॉन में के बी की, अरे ये भी पता है के बी की 0.052 इंटू 1000, सॉल्व कर लो यार, सॉल्व कर लोगे तो इसका आंसर आएगा 121.7, है ना। मास ऑफ सॉल्यूट है ना, मास ऑफ सुक्रोस या मास ऑफ सॉल्यूट बोलो एक ही बात है, ग्राम, ये लो भाई साहब। यानी कि हम बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, कहाँ पर लिखूँ, यहाँ पे छोटा सा लिख पाऊंगा मैं, देयरफॉर 121.7 ग्राम ऑफ सुक्रोस इज टू बी एडिड, ऐसे लिख सकते हो तुम। यानी कि जो पूछा जा रहा था कितना सुक्रोज हम ऐड करें जिससे कि 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए आपका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, तो 121.7 ग्राम सुक्रोज ऐड करना पड़ेगा। हो गया सॉल्व क्वेश्चन हमारा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ भैया अगले क्वेश्चन के ऊपर, 1.11। तो देखो क्या है ये क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड का मास पूछा जा रहा है, फॉर्मूला दिया गया है, टू बी डिजोल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। हाँ, एस्कॉर्बिक एसिड को एसिटिक एसिड में हम डिजोल्व कर रहे हैं, तो भैया एस्कॉर्बिक एसिड, ये जो एस्कॉर्बिक एसिड है ये क्या है, आपका सॉल्यूट है, क्यों, क्योंकि इसको हम डिजोल्व कर रहे हैं 75 ग्राम एसिटिक एसिड में, तो एसिटिक एसिड तुम्हारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, राइट, हाँ जी। तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हमको सॉल्यूट एस्कॉर्बिक एसिड है और इसका फॉर्मूला है, ओके, टू बी डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया गया है 75 ग्राम, ठीक है। तो आपका सॉल्वेंट है क्या, एसिटिक एसिड है, तो इसका मोलर मास भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा जो सॉल्वेंट है वो है क्या, एसिटिक एसिड। भैया एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, CH3
COOH, ध्यान रखना भाई साहब, CH3COOH, है ना। तो हाँ, यहाँ से हम मोलर मास निकालेंगे सॉल्वेंट का, ठीक है, सॉल्वेंट एसिटिक एसिड ही है, ओके। सबसे पहले है कार्बन 12, 3 हाइड्रोजन है तो 3 इंटू एटोमिक मास होता है 1, प्लस कार्बन है 12, 2 ऑक्सीजन है तो 32 हो जाएगा, 16 + 16, प्लस हाइड्रोजन है फिर एक 1। तो इस तरीके से तुम्हारा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ से आ जाएगा कितना, 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल, बहुत बढ़िया, ओके। और क्या दिया गया है, लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाई 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कितना उससे कम हुआ। भाई यार एस्कॉर्बिक एसिड हम उसमें डिजोल्व कर रहे हैं, ये नॉन वॉलेटाइल है, तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है, कितना हो रहा है, 1.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि डेल्टा TF की वैल्यू दी गई है 1.5 डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा ठीक है, ये जो डेल्टा TF होता है ना, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन फिर इक्वल ही हो जाता है, तो 1.5 केल्विन हम इसको लिख सकते हैं, डिफरेंस है एंड डिफरेंस इक्वली होता है। और क्या दिया गया है हमको, एक चीज़ और दी गई है KF, है ना, तो KF हम लिख लेते हैं, KF इक्वल टू 3.9, यूनिट तो मैंने आपको लिखाई भी थी, केल्विन किलोग्राम पर मोल, ओके। ये इन्फॉर्मेशन सारी गिवन है, हमने लिख ली। पूछा क्या गया, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, मास पूछा जा रहा है एस्कॉर्बिक एसिड का, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड है क्या, तुम्हारा सॉल्यूट है, बोले तो मास ऑफ सॉल्यूट तुमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। क्या तुम मोलर मास लिख सकते हो इसका, सॉल्यूट तुम्हारा क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, है ना। इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया ही गया है, C6H8O6, लिख लो फॉर्मूला, C6H8O6। अब फॉर्मूला देख के ही तुम इसका मोलर मास निकाल सकते हो, ना। हाँ, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कार्बन कितने हैं, 6 हैं, तो 6 इंटू एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का, 12, हाइड्रोजन कितने हैं, 8, एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का, 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 6 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, ओके। तो इस तरीके से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा, ये आएगा 176 ग्राम पर मोल। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो भैया जो जो हम निकाल सकते थे सब कुछ निकाल लिया। करना क्या है भाई, कुछ नहीं करना यार, इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है भाई, किसकी बात हो रही है, देखो मेल्टिंग पॉइंट दिया गया ना, और कुछ तुमने सॉल्वेंट लिया, उसमें तुमने सॉल्यूट डाल दिया, तो सिंपल सी बात है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तुम पढ़ के आ रहे हो, फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है, KF इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी लिखते थे ना, बट मोलैलिटी को हम पूरा फॉर्मूला ही लिखते थे, हाँ। तो क्या होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। पढ़ के आ रहे हो ये, हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में ये फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, अगर आपने वन शॉट देखा हो तो। वैल्यू पुट करो भाई, आंसर आ जाएगा। वैसे हमें चाहिए क्या यार, हमें चाहिए यार डेल्टा WB चाहिए, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ से हमको WB निकालना है, तो WB को इधर ले आओ, बाकी सबको इधर भेज दो, ठीक है भाई। तो WB इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा सारी चीज़, ठीक है, ऊपर नीचे हो जाएगा सारी चीज़, क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, अपॉन में तुम्हारा चला जाएगा KF इंटू 1000, ठीक है, और इधर ऊपर मल्टीप्लाई डेल्टा TF और हो जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, MB, बोले तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्या हमको पता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, अरे सर ये रहा 176 ग्राम पर मोल, हमने निकाल लिया था, बहुत बढ़िया, ये हमको पता है। उसके बाद देखो मास ऑफ सॉल्वेंट पता है क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट 75 ग्राम, ये दिया गया है, देखो मास ऑफ सॉल्वेंट दिया गया था, बट हमने आई थिंक लिखा नहीं, हाँ जी, इज टू बी डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड लिखा था ना, तो यहाँ पे हमको मास दिया गया है सॉल्वेंट का 75 ग्राम, ओ हमने लिखा है, सॉरी, अरे सॉरी यार, लिखा तो है, ये देखो ये रहा मास ऑफ सॉल्वेंट, मुझे दिखा नहीं था, 75 ग्राम, ओके। क्या हमको डेल्टा TF पता है, अरे गिवन ही था, ये रहा 1.5 केल्विन, ओके। क्या हमको KF की वैल्यू पता है, अरे गिवन है ये भी KF की वैल्यू, अरे तो मतलब सब कुछ पता है, तो वैल्यू पुट कर दो, WB इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 176 ग्राम पर मोल, ओके, 176 इंटू
मास ऑफ सॉल्वेंट 75 ग्राम। डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या थी? डेल्टा टी एफ 1.5। ओके, और के एफ की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 3.9 इंटू 1000। भाई इसको सॉल्व कर लोगे तुम, इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आएगा 5.077 ग्राम। बस भैया यही है। एस्कॉर्बिक एसिड का मास पूछा गया था ना, तो तुम लिख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से, देयरफॉर 5.077 ग्राम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इज नीडेड टू डिजोल्व, है ना। अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। सॉल्व कैसे होगा आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये है तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये लास्ट है सॉल्यूशन चैप्टर एनसीईआरटी का इंटैक्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट है ये 1.12 12th है लास्ट क्वेश्चन। ओके, क्या लिखा है? इजी क्वेश्चन है बहुत। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स। ऑस्मोटिक प्रेशर सही है लेकिन पास्कल्स में चाहिए। exerted by a solution prepared by dissolving 1.0 gram of polymer of molar mass इतना in 450 ml of water। तो समझ आ रहा ना भाई, यहाँ पर वाटर है, वाटर क्या है तुम्हारा? सॉल्वेंट है। उसे भाई देखो, एक बीकर है, इसमें है ये वाटर, ओके, इसका वॉल्यूम दिया गया है 450 ml, ओके, टेम्परेचर दिया गया है 37 डिग्री सेल्सियस। इसमें तुम 1.0 ग्राम पॉलीमर को डिसॉल्व कर रहे हो, 1.0 ग्राम पॉलीमर को डाल रहे हो। तो ये जो 1.0 ग्राम पॉलीमर है ये क्या है तुम्हारा? सॉल्यूट है, और वाटर क्या है तुम्हारा? सॉल्वेंट है। समझ आया? तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमसे पूछा जा रहा है। चलो जी, सबसे पहले तो गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लो, क्या क्या हमें दिया गया है, ठीक है। हमें क्या दिया गया? 1.0 ग्राम ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर क्या है हमारा? सॉल्यूट है, ओके। तो मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 1 ग्राम। मोलर मास ऑफ मोलर मास 185,000, यानी कि मोलर मास भी हमको दिया गया है इस पॉलीमर का, यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी हमको दिया गया है 185,000 ग्राम पर मोल, है ना। और क्या दिया गया है? 450 ml ऑफ वाटर, यानी कि हमको वॉल्यूम ऑफ वाटर भी दिया गया है। वॉल्यूम ऑफ वाटर जिसको हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितना दिया गया है? 450 ml। बढ़िया बात है। और क्या दिया गया? हमको टेम्परेचर दिया गया 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। तो टेम्परेचर को हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। इसको हमें केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉर्मूला में पुट करने के लिए। तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? केल्विन में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? 37 प्लस 273 केल्विन ऐड कर दोगे तुम, ठीक है, तो ये आएगा तुम्हारा 310 केल्विन। 310 केल्विन आ गया भाई साहब। 273 ऐड कर दो डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो समझ आ गया डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? काफ़ी सारे लोगों को नहीं आता, तो ईजी है, ठीक है, ओके। और हमें क्या गिवन है? कुछ खास कुछ गिवन नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा गया है भाई साहब, वो भी पास्कल्स में। तो भैया ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है C इंटू आर इंटू टी, है ना। C क्या होता है? तुम्हारा कंसंट्रेशन होता है। अब क्या कंसंट्रेशन हमको डायरेक्टली कहीं गिवन है? नहीं, हमको तो सॉल्यूट का गिवन मास, मोलर मास वगैरह दिया गया है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लो सीधा। क्या होता है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू आर इंटू टी, ठीक है। इसी फॉर्मूला से निकलेगा सर जी। अब यहाँ पर एक ही चीज़ नोटिस करो, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट हमें फॉर्मूला में डालना पड़ेगा। गिवन है मास का सॉल्यूट का, हाँ 1 ग्राम दिया गया, बढ़िया बात है। उसके बाद देखो नीचे था मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या गिवन है हमें? हाँ गिवन है 185,000, बहुत बढ़िया बात है। क्या हमको वॉल्यूम गिवन है इन मिलीलीटर? वॉल्यूम हाँ गिवन है 450 ml गिवन है ना। हाँ जी गिवन है, बहुत बढ़िया, ये भी हमको गिवन है। आर क्या होता है सर? आर होता है तुम्हारा गैस कांस्टेंट, ठीक है। अब गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू लोगे ना, ये तुम लोगे पास्कल वाली, है ना, पास्कल वाली। क्यों? क्योंकि भाई ये पास्कल में पूछा गया है ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। तो यहाँ पर आर इक्वल टू होगा, ध्यान रखना, आर इक्वल टू होगा 8.314 लीटर पास्कल
पर मोल केल्विन, ठीक है। पास्कल्स में चाहिए अगर तुम्हें प्रेशर, तो आर की ये वाली वैल्यू आप यूज करोगे। आर की एक और वैल्यू होती है, आर इक्वल टू 0.083 लीटर बार पर मोल केल्विन, पर मोल पर केल्विन, ठीक है। ये होता है, ऐसे लिख सकते हैं इसको चाहो तो, जैसे बुक्स में लिखा होता है लीटर बार पर मोल, तो मोल इनवर्स पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो K-1 ऐसे लिख लेते हैं। खैर ये तो बात एक है, बट तुम इतना समझो, अगर तुम्हें प्रेशर पास्कल्स में चाहिए, पास्कल में चाहिए तो 8.314 वाली वैल्यू आप आर की यूज़ करेंगे। अगर तुम्हें प्रेशर बार में चाहिए, किसमें, बार में, तो ये 0.083 ये वाली वैल्यू यूज़ करोगे। हमें पास्कल्स में चाहिए तो हम ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। आर की वैल्यू भी पता है, टेम्परेचर हमको चाहिए केल्विन में, पता है क्या टेम्परेचर, अरे ये रहा 310 केल्विन, तो सीधा वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, और क्या ही करना भाई, कुछ नहीं करना यार, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर हम। सबसे पहले लिखो पाई इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 1 ग्राम, मोलर मास कितना है 185,000 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया गया है 450 ml, ओके, इनटू आर, आर की वैल्यू हम 8.314 लेंगे, पास्कल्स में चाहिए आंसर। टेम्परेचर कितना था 310 केल्विन, ओके, ठीक है जी। इसको तुम सॉल्व कर लोगे, कैलकुलेशन है भैया, है बचपन में जो सीखी थी। तो इसका आपका वैल्यू आएगा 30.95 पास्कल, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, पाई का वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू 31, 30 को हमने 30.95 को हमने 31 लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर इतना भी लिख के आओगे तब भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, है ना। तो पार्सल, तो यहाँ पर वैल्यू निकल गई पाई की, किस में आई, पास्कल। यूनिट लगाना मत भूलना भाई, बच्चे क्या करते हैं सीधा लिख के आ जाते, पाई इक्वल टू 30.95 आंसर आया, खत्म। खत्म नहीं, आगे यूनिट भी लगाना है, पास्कल में निकाला ना तो PA, आप समझ आया ये प्रेशर है, यूनिट नहीं लगाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे। तो ये था अपना लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। टोटल 12 क्वेश्चन है NCERT इन टेक्स्ट वाले, ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर के हमने कवर कर लिए। अगली वीडियो में हम जो आपका एक्सरसाइज है सॉल्यूशन चैप्टर का, उसके क्वेश्चन करेंगे, लगभग 37 39 कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो आप नीचे कमेंट में बताइए, कुछ डाउट हो कुछ पूछना हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।